हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में आपके लिए 10 महत्वपूर्ण टिप्पणियां लेकर आए हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 महत्वपूर्ण परिभाषाएं या 10 महत्वपूर्ण टिप्पणियां जो परीक्षा में हर वर्ष पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पारजीवी जंतु। इसमें लिखेंगे ऐसे जंतु जिनके डीएनए में एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाता है उसे पारजीवी जंतु कहा जाता है। यह जीन अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, इससे एक नई प्रजाति का विकास होता है। यानी कि पारजीवी जंतु वे जंतु होते हैं जिनके डीएनए में एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाता है तो उसे पारजीवी जंतु कहते हैं। ये जो जीन प्रवेश कराया जाता है ये अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, जिससे नई जाति या नई प्रजाति का विकास भी होता है। अब हेडिंग डालेंगे जैसे डाली नामक भेड़, कागा नामक गाय, मीरा नामक बकरी आदि। तो बच्चों, ये था पारजीवी जंतु की परिभाषा और उसका उदाहरण। अब अगली हेडिंग डालेंगे बायोपायरेसी। इसमें लिखेंगे मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। तो बच्चों, ये था बायोपायरेसी की परिभाषा। अब अगली हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय उद्यान। इसमें लिखेंगे राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जहाँ पर वन्य जीव एवं पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए स्थितियाँ सुनिश्चित होती हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम हेले राष्ट्रीय उद्यान है, जो सन 1936 में स्थापित किया गया था। इसका वर्तमान नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो बच्चों, ये था राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा या राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। अगले हेडिंग डालेंगे सहभोजिता। अब इसमें लिखेंगे यह दो जीवों के बीच परस्पर संबंध है जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को न हानि न लाभ होता है, उसे सहभोजिता कहते हैं। इसमें दो जीवों के बीच ऐसा संबंध होता है जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है और जो दूसरा जीव होता है उसको ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। अब हम डालेंगे जैसे आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाला आर्किड और व्हेल की पीठ को आवास बनाने वाले बार्नेकल को लाभ होता है, जबकि आम के पेड़ और व्हेल को उनसे कोई लाभ नहीं होता है। तो बच्चों, ये था सहभोजिता किसे कहते हैं और उसका उदाहरण, जो हमने आपको विस्तार पूर्वक समझाया है और लिखना भी बताया है। अब अगली हेडिंग डालेंगे सहोपकारिता। इसमें लिखेंगे यह दो भिन्न जातियों के जीवों के बीच का ऐसा संबंध होता है जिसमें दोनों जीव एक दूसरे की क्रियाओं से लाभ पाते हैं। कवक और प्रकाश संश्लेषी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ सहोपकारी संबंध का उदाहरण लाइकेन में देखा जा सकता है। तो बच्चों, ये था सहोपकारिता किसे कहते हैं और उसका उदाहरण भी हमने आपको बताया है। अगले डालेंगे जैव विविधता। इसमें लिखेंगे किसी स्थान में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या
और प्रत्येक प्रजाति में पाई जाने वाली आनुवांशिक भिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। तो बच्चों ये थी जैव विविधता की परिभाषा। अब अगले हेडिंग डालेंगे परजीविता। इसमें लिखेंगे ये वे जीव होते हैं जो दूसरे जीव या पौधों पर रहते हैं और उन्हें हानि पहुंचाते हैं। इस तरह के संबंध को परजीविता कहते हैं। यानी कि परजीविता उसे कहते हैं, यानी कि परजीविता वे जीव होते हैं जो दूसरे जीव या पौधों पर रहते हैं और उन्हें हानि पहुंचाते हैं। इस तरह के संबंध को हम परजीविता कहते हैं। उदाहरण अमरबेल मानव यकृत में लीवर फ्लूक। तो बच्चों ये था परजीविता किसे कहते हैं और उसका उदाहरण। अगले हेडिंग डालेंगे सहजीवन। इसमें लिखेंगे यह दो भिन्न प्रजाति के जीवों के बीच पाया जाने वाला सहजीवी संबंध होता है जिसमें दोनों जीवों को परस्पर लाभ होता है। कवक और प्रकाश संश्लेषी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ सहोपकारी संबंध का उदाहरण लाइकेन में देखा जा सकता है। तो बच्चों ये था सहजीवी किसे कहते हैं और उसका उदाहरण भी हमने आपको इस परिभाषा के माध्यम से बताया है। अगले डालेंगे बहुभ्रूणता। बहु मतलब बहुत, भ्रूणता मतलब भ्रूण, यानी कि एक बीजांड या बीज में से एक या एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। तो इसमें लिखेंगे जब किसी एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। अनावृतबीजी पौधों में यह सामान्य घटना है, परंतु आवृतबीजी पौधों में काफ़ी कम पाई जाती है। यानी कि जो अनावृतबीजी पौधे होते हैं उसमें यह घटना सामान्य होती है, परंतु जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसमें ये काफ़ी कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूएनहॉक ने संतरे के बीज में की थी। एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, परंतु इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधों की अगली पीढ़ी को जन्म देता है। यानी कि ये जो एक बीज होता है उसमें बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, इसमें से केवल एक ही भ्रूण सक्रिय होकर अगली पीढ़ी को जन्म देता है और बाकी भ्रूण सब निष्क्रिय हो जाते हैं। तो बच्चों ये था बहुभ्रूणता की परिभाषा जिसको हमने आपको लिखकर बताया है और विस्तार पूर्वक समझाया है। अगले डालेंगे अनिषेक फलन। इसमें लिखेंगे यह शब्द नॉल ने दिया था, यानी कि नॉल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अनिषेक फलन का एक शब्द दिया था। यानी कि जो अनिषेक फलन है ये शब्द किसने दिया था? नॉल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। यानी कि अंडाशय से बिना निषेचन के ही फल निर्माण की क्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं तथा ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। यह फल बीज रहित होते हैं जैसे अंगूर, केला तथा अनानास में प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। अनिषेक फलन को हार्मोन जैसे ऑक्सिन व जिबरेलिन के छिड़काव से भी प्रेरित किया जाता है। तो बच्चों ये थी अनिषेक फलन किसे कहते हैं। यानी कि हमने बताया है कि अंडाशय से बिना निषेचन के ही फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं और ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल भी कहते हैं। और जो ये फल होते हैं कैसे होते हैं?
बीज रहित होते हैं, यानी कि इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। जैसे अंगूर है, केला है, अनानास है, ये सब कैसे फल हैं? अनिषेक फलन हैं, क्योंकि इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। तो बच्चों, ये था अनिषेक फलन किसे कहते हैं, जो हमने आपको लिखकर बताया है और विस्तार पूर्वक समझाया है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपके लिए 10 महत्वपूर्ण टिप्पणियां लेकर आए थे, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से समझाया है और लिखकर भी बताया है। क्योंकि ये जो 10 महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं, ये टिप्पणियां परीक्षा में हर वर्ष पूछी जाती हैं। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।